हाय गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरसीटी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, ओके। तो इसके लिए कुछ आपको इस टॉपिक को आने की, जब हम वर्किंग स्ट्रेस पढ़ रहे होते हैं तो इसमें पढ़ने से पहले कुछ एजम्पशन होते हैं। ठीक है, कुछ मान्यताएं होती हैं, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, संकल्पनाएं कह सकते हैं उसको, आपको जिस तरह एज्यूम करके आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग आज पढ़ रहे हैं अब हम लोग स्टार्टिंग किए हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड को समझने से पहले कुछ एजम्पशंस आपके होते हैं, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जैसा पहला एजम्पशन है आपका, ठीक है, कि कोई भी क्रॉस सेक्शन जो बंकन से पूर्व समतल है, बंकन के पश्चात भी समतल में ही रहता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे कोई भी, मान लीजिए आपका बीम है, ठीक है, कोई भी आपका बीम है, जब तक उस पर लोड नहीं पड़ा है तो उसके जो प्लेन होते हैं वो क्या होते हैं, तभी समतल होते हैं। लेकिन जैसे लोड पड़ गया तो बीच वाला जो आपका मेंबर होता है वो तो बकल कर जाता है, बेंडिंग कर जाता है, बेंड करता है ना, बेंड कर जाता है। लेकिन जब भी उसके बाद जो उसका सरफेस होता है वो क्या होता है, वो प्लेन ही बना रहता है, यानी कि वो समतल में ही रहता है, यानी कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आपका जो पहला आपका एजम्पशन रहा वो यही कहता है कि कोई भी क्रॉस सेक्शन, या इसको कह सकते हो अनुप्रस्थ परिच्छेद, जो बंकन से पूर्व समतल में होते हैं, बंकन के पश्चात भी क्या होते हैं, समतल में रहते हैं। यानी कि बंकन से पहले हो या बंकन से बाद हो, उसके समतल पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सेकेंड है आपका, कार्यकारी सीमा के अंदर कंक्रीट तथा इस्पात पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ माने जाते हैं। ठीक है, ये आपका सेकेंड एजम्पशन कहता है कि आपका जो वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग लिमिट के अंदर जो आपका कंक्रीट तथा इस्पात होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या माने जाते हैं, इलास्टिक माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्यास्थ माने जाते हैं। अर्थात जो आपका स्ट्रेस होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। ठीक है, याद रखिएगा। फिर थर्ड आपका एजम्पशन है कि कार्यकारी भार पर इस्पात और कंक्रीट का प्रतिबल विकृति संबंध एक सीधी सरल रेखा में होता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब किसी भी क्रॉस सेक्शन का, बीम के किसी भी क्रॉस सेक्शन का हम जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तैयार करेंगे। ठीक है, तो जनरली मिलता है हमको लीनियर। कैसा मिलता है, एक सरल रेखा में, एक सीधी सरल रेखा में क्या मिलता है हमको, उसका डायग्राम मिलता है। तो जैसे हम लोग आगे बनाएंगे भी, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसको, उस डायग्राम को बनाएंगे भी, अच्छे से समझेंगे भी। ठीक है, तो बात होती है कि यानी कि इसका जो भी डायग्राम होगा आपका स्ट्रेस स्ट्रेन, वो जनरली क्या होगा, वो आपका होगा सीधी रेखा में। ठीक है, यानी कि लीनियर होगा। ठीक है, फिर चौथा आपका आता है कि सभी तनन प्रतिबल प्रबलन इस्पात वहन करता है और कंक्रीट इससे पूर्ण मुक्त मानी जाती है। ठीक है, सभी तनन प्रतिबल जो होता है प्रबलन इस्पात वहन करती है और कंक्रीट इससे क्या मानी जाती है, मुक्त रूप से, पूर्ण रूप से मुक्त मानी जाती है। ठीक है, फिर पांचवा आपका पॉइंट है, कंक्रीट में दबाते समय प्रबलन इस्पात में किसी भी प्रकार के प्रारंभिक प्रतिबल नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कंक्रीट में जब भी हम रिइंफोर्समेंट को दबाते हैं, किसी भी प्रकार का जो इनिशियल स्ट्रेस होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इस्पात व कंक्रीट के प्रत्यास्थ मापांकों के अनुपात यम का जो मान होता है वह जनरली हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यम बराबर 280/3 सिग्मा CBC। इसको जनरली मॉडुलर रेशियो के नाम से जाना जाता है, मापांकों का अनुपात मतलब मॉडुलर रेशियो। ठीक है, यम का मान हम जनरली यहाँ से ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अब इस टर्म में जो आपका यम बराबर 280/3 सिग्मा CBC आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो सिग्मा CBC है एक्चुअली में क्या है, तो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। ध्यान रखिएगा, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। ठीक है गाइस, आपको याद रखना है। और एक सबसे बड़ी बात है कि एक छोटा सा टर्म होगा, आपको याद रखना होगा, जो हमको आगे यूज़ करना पड़ेगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। याद करना पड़ेगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो कंक्रीट के याद रखिएगा, कंक्रीट के लिए
कंक्रीट के लिए आपका 3 होता है और स्टील के लिए आपका होता है 1.78 या कहीं कहीं पे इसको 1.8 भी लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देने वाली बात है 2 चीज़। पहला कि इसके जो एजम्पशन इन्होंने कहा है उस एजम्पशन को फॉलो करना है। ठीक है, और सेकंड जो हमने मॉडुलर रेशियो का फार्मूला लिखा है, ठीक है, m बराबर 280/3 सिग्मा CBC, तो इसमें जो आपका सिग्मा CBC है उसको मैंने बता दिया परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। और जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करते हैं, ठीक है, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम यूज़ करते हैं वो जनरली आपका कंक्रीट के लिए 3 लेते हैं और स्टील के लिए 1.78। और मैंने बताया कि 1.7 कहीं कहीं बुकों में आपको 1.8 लेकर इसको क्या करते हैं कैलकुलेशन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि जो भी कोई भी ग्रेड का कंक्रीट दिया होगा, अगर ग्रेड का कंक्रीट दिया होगा जैसे ये मान लीजिए 25 है, ठीक है, तो सिग्मा CBC निकालना होगा, तो आपको वहाँ पे 3 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, उस ग्रेड ऑफ कंक्रीट में क्या होना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग देना होगा। तो अगर ग्रेड का कंक्रीट सिग्मा CBC निकालना है तो वहाँ पे हम 3 से भाग देंगे, स्टील का निकालना तो 1.8 या 1.78 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली जब भी हम आगे डायग्राम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो बेसिक आपका किसी भी क्रॉस सेक्शन का डायग्राम बनता है, ठीक है, जैसे कि हम बनाएंगे आगे अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। पहले हम लोग यहाँ पे यही समझेंगे कि एजम्पशन जो होता है वो क्या क्या होते हैं और इसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ किए जाते हैं वो कितना यूज़ किया जाता है। और मैं बता दूं कि जो हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ किया है कंक्रीट के लिए 3 या स्टील के लिए आपका 1.78, ये WSM में है, ध्यान दीजिएगा, ये है WSM में, इन WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड, यानी कि जो हमने अभी स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे 3 मेथड, इनके 2 मेथड बेसिकली WSM और LSM, अल्टीमेट लोड भी पढ़े थे हम लोग। तो जो यहाँ पे हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया है वो होता है WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे पढ़ेंगे आपके LSM में, जैसे ही हम लोग आगे पढ़ेंगे LSM में, वहाँ पे आपके जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होते हैं उसको जनरली पार्सली फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है और वहाँ पे वो वैल्यू क्या होते हैं जनरली चेंज हो जाते हैं। इसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि हम आपको एक डायग्राम आगे स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और आपको मैं बता दूं एक चीज़, बेसिकली जैसे कोई भी आपका, हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन। क्या एनालिसिस करने वाले हैं, क्या एनालिसिस करने वाले हैं, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन। ठीक है, तो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपका क्रॉस सेक्शन इस प्रकार है, ठीक है, अगर उस न्यूट्रल एक्सिस के उस क्रॉस सेक्शन के न्यूट्रल एक्सिस यानी कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, और नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं टेंशन। ऊपर वाले कंप्रेशन को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले मेंबर को बोलते हैं कंप्रेशन और नीचे वाले मेंबर को बोलते हैं टेंशन। ठीक है, तो जब देखते हैं कि जब लोड पड़ता कैसे डिसाइड हुआ कि कंप्रेशन ऊपर है टेंसाइल नीचे है, तो देखिए जैसे कोई भी बीम है आपके पास, ठीक है, कोई भी बीम है, तो जैसे ही लोड पड़ता है बीम पे तो कुछ इस प्रकार डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो उसके जो हम देखेंगे ध्यान से, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले हिस्सा में एक कंप्रेसिव आ रहा है, कंप्रेसिव यानी कि कंप्रेस हो रहा है, इसका मतलब हो गया कंप्रेसिव क्षेत्र। और नीचे वाले पोर्शन हम देख रहे हैं कि ये तन रहा होता है, यानी कि ये टेंसाइल में आ जाता है। ठीक है, यह किस में आ जाता है, टेंसाइल में। तो हम ये कह सकते हैं कि जब रेनफोर्समेंट केवल तनन इस्पात में दिया जाता है, तनन क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान से ना, जब इस्पात तनन क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन। फिर से सुन लीजिए, ऐसे RCC बीम जिनके तनन क्षेत्र में इस्पात का प्रबंध दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन। इसका हम लोग क्रॉस सेक्शन भी बनाएंगे जहाँ पे जनरली कोई भी क्रॉस सेक्शन आपका एक रेक्टेंगुलर शेप में होगा और वहाँ पर हम लोग जानेंगे कि इसकी विड्थ कितनी होती है, इसका इफेक्टिव डेप्थ कितना होता है, इसमें इफेक्टिव कवर कितना होता है, कवर क्या होता है, इफेक्टिव कवर क्या होता है, टोटल डेप्थ क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, AST क्या होता है, सारे टर्म हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है बाय WSM मेथड से, उसको हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, हर एक टर्म को जानेंगे
हर एक पैरामीटर को जानेंगे, उसके थ्रू हम लोग एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। क्रिटिकल डेप्थ निकालने के बाद से फिर हम देन कंपेयर करते हैं किसी भी सेक्शन का कि अंडर है कि ओवर है कि बैलेंस है। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उसी के थ्रू निकाल लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद।